पुरुषों को भी दर्द होता है और पुरुषों के लिए कोई कानून बनाया जाए, उनकी भी व्यथा, उनकी प्रताड़ना, उनका दुख दर्द भी कोई सुने, कोई समझे। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही अभी इस मुद्दे को लेकर के। हालांकि कीड़े मकोड़ों के लिए भी यहाँ पे काम होता है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, सब के लिए काम होता है, बच्चों के लिए। लेकिन पुरुषों की आवाज कहीं नहीं उठा सकते आप। मैं बहुत हैरान थी और बहुत दुखी थी वहां पे जाकर के। वो इसलिए दुखी थी क्योंकि जब अन्ना हजारे आए थे तब भी हम इस आंदोलन में आए थे, हमने कुर्सियां बिछाई थी, पानी की बोतलें भी लेके आए थे, खाने के पैकेट्स भी लेके आए थे। हमने सोचा था कि अन्ना हजारे के साथ एक बुजुर्ग है वो, और उनके साथ अरविंद केजरीवाल है, एक यंग माइंड भी है, एक बुजुर्ग भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और वो वाकई ही आम आदमी पार्टी। मैं अरविंद जी से 4 बार मिल चुकी हूँ, एक्सक्लूसिव मीटिंग्स करी हैं। अब की बार जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि अरविंद जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये क्या जवाब आपने लगता है, क्या नाइंसाफी जवाब करी। देंगे आपको, क्या जवाब दे पाएंगे वो आपको इसका? देखिए, जो चीजें हैं वो तो सब हम देख रहे हैं। स्विमिंग पूल उन्होंने अपने घर में बनवाया जब त्राही त्राही कर रही थी दिल्ली पानी के लिए। तो पहले पीने का पानी जरूरी है कि स्विमिंग पूल जरूरी है? बहुत ज्यादा ग्राफ ऊंचा हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी का क्या लेना देना राम मंदिर से। अरे भाई, जिसके शासन में बना उसी का तो लेना देना है ना। तो जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो राम मंदिर बना, और सभी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबके मन में एक लालसा है। यहाँ तक कि मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी जानती हूँ जिनके मन में ये लालसा है, और वो गए भी हैं, उन्होंने पिक्चर्स भी भेजी थी मेरे को कि हम भी रामलला के दर्शन करके आएंगे। तो ये कितना अच्छी बात है कि रामलला को दोबारा से उनका घर मिला, उनको विराजमान किया गया, इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाया जिसको पूरे वर्ल्ड के लोग देखने आएंगे। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। Hello and good evening. This is Hassan Zafar from Federal Post, and this is my program Talking Politics. And with me, I have a very bright young lady from New Delhi today, Barkha Trehan. Barkha Trehan, namaste and welcome to Federal Post. I hope I pronounced your surname correctly. Yes. Yes. We have. You gave me a very interesting introduction before we started recording, and let me share it with my audience. Barkha is a men's rights activist in India. She is deeply political. She has an event management business, and she is running this NGO called let me read it for you. She is the president of Purush Ayog NGO in India. So, Barkha, this is very interesting. We have heard people supporting women's rights. You are supporting men's rights in India. And the day we got in touch, I sent you a message requesting this interview. You were at Tihar jail meeting Kejriwal Sahab. So, how are all these things connected? See, I'm a men's rights activist and I've been working in this area for more than a decade. Since in India everybody is heard, I thought I will be also heard representing all the males of our country. मर्द को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी दर्द होता है, और पुरुषों के लिए कोई कानून बनाया जाए, उनकी भी व्यथा, उनकी प्रताड़ना, उनका दुख दर्द भी कोई सुने, कोई समझे, जिससे कि उनके लिए भी कोई कानून बन सके, उनके लिए भी कोई मंत्रालय बन सके, उनके लिए भी कोई एनजीओ काम कर सके, सरकारी एक मेंस कमीशन बन सके जो काम करे। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही अभी इस मुद्दे को लेकर के। हालांकि कीड़े मकोड़ों के लिए भी यहाँ पे काम होता है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, सब के लिए काम होता है, बच्चों के लिए। लेकिन पुरुषों की आवाज कहीं नहीं उठा सकते आप। कुत्तों तक की भी सुनवाई होती है इस देश में, कुत्तों की। लेकिन पुरुष बेचारा मर भी जाए तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती। और एक चीज बहुत भयावह है, वो ये है कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है कि हस्बैंड सुसाइड इज 3 times more than wife suicide.
सो दिस इज रियली वेरी स्कैरी, क्योंकि 3 गुना होने के बाद भी सुसाइड रेट का अभी तक भी हमने इसके ऊपर कुछ सोचा नहीं. वी आर डेफ, वी आर इन डीप स्लम्बर. I have met all the lawmakers in the country because I'm in Delhi. I thought it will be very easy for me to meet the lawmakers and change it over time, but it didn't. It didn't. I'm still working hard कि कुछ बदलाव आए. जेलों में करोड़ों लोग सड़ रहे हैं जो बेगुनाह हैं, लेकिन आज भी वो वहां पे सड़ रहे हैं. तो तिहाड़, रही बात आपका दूसरा, जी जी प्लीज कंटिन्यू. मैं तिहाड़ जेल रही बात अगर, हाँ, रही बात हसन साहब मेंस राइट्स के मुद्दे के लिए हम बेशक दोबारा कनेक्ट कर लेंगे. मेरे पास इतनी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आज हम आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं. वो है अरविंद केजरीवाल जी जिस दिन अरेस्ट हुए थे, तो मैं उन्हें वहां पर मिलने गई थी. वहां पे बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे. मैंने उसे भी देखा. पुलिस बहुत सारी थी. हालांकि आम आदमी पार्टी के तो बहुत थोड़े से लोग थे, बहुत थोड़े से कार्यकर्ता आए हुए थे. मुश्किल से आई कांट इवन से कि वहां पे 50-60 भी लोग थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम. मैं बहुत हैरान थी और बहुत दुखी थी वहां पे जाकर के. वो इसलिए दुखी थी क्योंकि जब अन्ना हजारे आए थे तब भी हम इस आंदोलन में आए थे. हमने कुर्सियां बिछाई थी, पानी की बोतलें भी लेके आए थे, खाने के पैकेट्स भी लेके आए थे. हमने सोचा था कि अन्ना हजारे के साथ एक बुजुर्ग है वो, और उनके साथ अरविंद केजरीवाल है, एक यंग माइंड भी है, एक बुजुर्ग भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और वो वाकई ही आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी के लिए काम करेंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, देश से देश को आगे बढ़ाएंगे. ऐसा सोचा था, बट ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे इतने सालों में. बल्कि अन्ना हजारे ने तो कब बहुत पहले ही छोड़ दिया था आंदोलन, ये कह के कि यहाँ सब गलत हो रहा है, मैं इसका पार्ट नहीं रहूंगा. और उन्हें तो टिश्यू पेपर की तरह यूज किया गया था सिर्फ. लेकिन अभी उस दिन तो वो इंसान जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, उसकी करप्शन के मामले में ही, शराब घोटाले के मामले में ही गिरफ्तारी हुई. मैं तो ये देखना चाहती थी कि वो आंख से आंख कैसे मिला सकते हैं. जो बोलता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं पुलिस फोर्स नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो आज जेल के अंदर बैठ के भी सिक्योरिटी मांग रहे हैं. ये कट्टर ईमानदार जो ये कहता था कि मेरे सारे जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, मैं सबकी गारंटी ले सकता हूँ. तमाम मिनिस्टर्स ऑलरेडी अंदर हैं तिहाड़ जेल में, जो अभी तक बाहर नहीं आ सके. शिक्षा मंत्री 1 साल से भी ज्यादा हो गया है जेल के अंदर हैं. तो ये सब एक आम आदमी होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरा दिल दुखी हुआ ये सब देख करके कि कितना इंसान झूठ बोल सकता है, या उसके कितने मुखौटे पहने हुए हैं उसने, और वो झूठ से क्या साबित कर लेगा, और कितने दिन झूठ नहीं छुप सकेगा, या पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है. तो हमें क्यों गलत करना है? देश की जनता अगर हमें चुन के लाती है तो उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, तो हमें उसके ऊपर सच्चा उतरना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना परिवार भर दें, जो लोग हमारे साथ जुड़े उनके परिवार भर दें, करप्शन करें, हर तरीके से घूसखोरी करें. ये चीजों को तो हमें नहीं करना चाहिए. जो प्रॉमिसेस हमने करी हैं, कम से कम उन प्रॉमिसेस में तो हमें खरा उठना चाहिए. अगर हमने कहा था कि हम घर और बंगला नहीं लेंगे, तो हमने पूरा जंगल काट के शीश महल क्यों बना दिया? आखिर मेरे जैसे लोगों के टैक्स पेयर्स से ही ये बंगला बना, तो आखिर क्यों? आखिर अरविंद जी 1 to 1, मैं अरविंद जी से 4 बार मिल चुकी हूँ, एक्सक्लूसिव मीटिंग्स करी हैं. अब की बार जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि अरविंद जी, आपने ऐसा क्यों किया? ये क्या जवाब लगता है, क्या नाइंसाफी जवाब है. देंगे आपको, क्या जवाब दे पाएंगे वो आपको इसका? देखिए, जो चीजें हैं वो तो सब हम देख रहे हैं. स्विमिंग पूल उन्होंने अपने घर में बनवाया जब त्राही त्राही कर रही थी दिल्ली पानी के लिए. तो पहले पीने का पानी जरूरी है कि स्विमिंग पूल जरूरी है? तो ये सारी चीजें जब उजागर होती है, जब जनता के सामने आती है, तो जनता जो चुन के लाती है, जब हम प्रतिनिधि चुन के लाते हैं, तो हमारा पूर्णतः विश्वास, एक ट्रस्ट
ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज है। हसन जी, अगर मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो किसी ट्रस्ट की वजह से, अगर मान लीजिए मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, तो सब कुछ खत्म है। तो क्या मैं दोबारा आपसे बात करूंगी? क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जी। तो हमने तो यहाँ पे देखिए, हम तो लाहौर में बैठे हुए हैं, हमारे बीच में एक इस वक्त एक खारदार दीवार है, बार्ब्ड वायर है। यहाँ पे हमें बैठ के जो नजर आता है, जो सुनाई देता है, वो तो ये है कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली में बहुत तरक्की दी। वहाँ पे सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से लाके बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती करा दिया। शहर का माहौल अच्छा हुआ, और मतलब उनकी तो बहुत जय जयकार हो रही थी। तो ये क्या हुआ ये सब? कि ये वहां देखिए, पे बैठ के भी ऐसे ही लग रहा था जो यहाँ पे बैठ के लग रहा है। ग्राउंड रियलिटी, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ कि कोई ऐसा स्कूल मैंने नहीं, आप जो बता रहे हैं सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो गया कि प्राइवेट वाले निकाल के उधर अपने बच्चों डाल दे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रही बात लिकर स्कैम की वजह से, वो जो एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिलेगी, उससे माएँ और बहनें बहुत परेशान हो गई थी। क्योंकि देखिए, जो भी गलत है, अगर एक माँ और बहन अपने हस्बैंड को, अपने पिता को, अपने बेटे को दारू की लत, अपनी बेटी को भी, मैं तो गर्ल्स को भी इसमें शामिल करूंगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि गर्ल्स कोई दारू नहीं पीती या ड्रिंक नहीं करती। तो अगर आप ठेके इतने थोड़ी थोड़ी दूरी पे ठेके खोल दोगे और 1+1 की स्कीम भी दे दोगे, तो क्या होगा? जब दिल्ली शराब में लिप्त हो जाएगी तो क्राइम बढ़ेगा। उसके बाद आपने सीसीटीवी के वादे किए थे, सीसीटीवी भी नहीं लगाए आपने। तो वादे कर देना और उनको बता देना कि हमने कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, रिपीट कर देना। अगर आप सच बार बार, झूठ को भी बार बार बोलते रहे तो वो सच नहीं हो जाएगा। तो जो झूठ है वो झूठ है। मोहल्ला क्लिनिक जो है वर्क नहीं कर रहे हैं। मेरे पास, मैं तो ग्राउंड पे काम करती हूँ, मेरे पास कितने लोग, मैं हजारों लोगों से रोज मिलती हूँ, वो कंप्लेंट करते हैं दवाइयां नहीं मिल रही, हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। गंदगी बेहिसाब है दिल्ली में। शीला दीक्षित थी, अब देखिए शीला दीक्षित तो कोई कांग्रेस से थी, मैं तो उनकी बड़ी तारीफ कर रही हूँ, तब तो दिल्ली बड़ी साफ सुथरी थी। दिल्ली में कोई भी काम कराना बहुत आसान था जब शीला दीक्षित थी। अभी तो इतना करप्शन है कि आप कोई काम कराना चाहे तो काम होता ही नहीं है आपका काम। आप सिर्फ नॉक नॉक करते रहोगे, दरवाजे खटकाते रहोगे, आपका काम नहीं होगा। तो और अगर दूसरी बात आपको बताई कि दिल्ली को वेनिस बना दिया गया है, लंदन बनाने की बातें करी थी, दिल्ली में जरा सी बारिश आए पूरे में पानी खड़ा हो जाता है, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अभी पीछे तो इतना ज्यादा पानी भर गया था कि मुझे एक शो करने जाना था, मैं उस शो में पहुंच ही नहीं पाई। 6 घंटे हम पानी में फंसे रहे, आखिरी हमारा शो खत्म हो गया, हम शो में ही नहीं जा पाए। और ये एक बार नहीं, बहुत बार होता है यहाँ पे दिल्ली में, इतना पानी भर जाता है तो कोई ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो बरखा जी, तो मैं ये कमियां, बरखा जी, मोदी साहब भी तो दिल्ली में ही रहते हैं। उनको ये सब जी कुछ जी, नजर नहीं आता जो आप हमें बता रही हैं कि वहाँ पे गंदगी के हालात हैं, वहाँ पे करप्शन के हैं, वो घूस लिए बगैर कोई काम नहीं होता, कोई चिट्ठी इधर से उधर नहीं जाती। तो ये सब कुछ उन्हें नहीं दिखता क्या? बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग लुटियन जोन में रहते हैं उनको पूरी दिल्ली के बारे में नहीं पता। अब रही बात प्रधानमंत्री जी की, जो आपने बोली, प्रधानमंत्री जी को इतने सारे काम है, इतनी सारे बड़े बड़े विदेशों में जाना, बड़े बड़े काम है, देश को चलाना, कि वो 24 घंटे दिल्ली में क्या गड़बड़ियां हो रही हैं उसके लिए क्या कॉल आउट करेंगे? ये तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं अगर प्रधानमंत्री ही सब करने वाले होते? हालांकि प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था, उससे काफी फर्क पड़ा है। लेकिन अगर स्वच्छ भारत अभियान के साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स भी लग जाएं तो और बेहतर हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा था, यानी क्लीन उसमें आज इंडिया, बच्चे क्लीन बच्चे इंडिया, भी, क्लीन इंडिया हाँ, कैंपेन। क्लीन इंडिया, यस। बिल्कुल, उसमें जो है बच्चे भी शामिल है, बच्चे भी कोशिश करते हैं कि कोई चीज ना फेंके। लेकिन जो गंदगी, जैसे अब बारिश का पानी रुक गया, उसकी वजह से जो ड्रेनेज खराब हो, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता यहाँ पे, वो तो तो उसकी वजह से सॉलिड गंदगी, कई सॉलिड चीजें। वेस्ट डिस्पोज करने का एक सिस्टम होता है ना, वो तो बच्चों के कूड़े उठाने से और डिब्बे में डालने से तो नहीं होगा ना, वो डब्बा भी उठा के किसी ने लेके जी, जाना नहीं। तो ये जो चीजें हैं, काम बटे हुए हैं।
मैं इसमें प्रधानमंत्री का दोष इसमें इसलिए नहीं दूंगी, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास और बहुत बड़े बड़े काम हैं, भारत को चलाना है उन्होंने, उनकी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज है जिसपे मोदी जी ने काम करना है, तो उनका फोकस वहां रहता है। बाकी जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है वो है दिल्ली के मालिक, तो दिल्ली के मालिक को सोचना चाहिए। और मैं जो आज उनके लिए सब बोल रही हूँ, ये इसलिए बोल रही हूँ कि जिससे कि बेटर हो जाए। मेरा उनसे कोई मतभेद ऐसा तो कोई है नहीं कि मेरा कोई उनसे पर्सनल राइवलरी है, मैं तो सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जो मैं देखती हूँ जो गलत हो रहा है देश हमारे दिल्ली में, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ और मैं वही बता रही हूँ। और वो दिल्ली के मालिक है तो उन्हें उसका सुधार करना चाहिए। जून में इलेक्शन अभी तो फिलहाल वो जेल में है जी, जून में इलेक्शन होने जा रहे हैं आपके यहाँ, और मोदी जी लुक्स ऑल सेट टू विन। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इस वक्त डेटा है इस वक्त हमारे पास, वो ये कि मोदी जी ने 2019 के इलेक्शंस से के मुकाबले में 12% गेन किया है पॉपुलैरिटी में, और कांग्रेस भी उसी तरह से नीचे चली गई है। क्या वजह है? ये मोदी जी ने जो कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की डेवलपमेंट में, वो रीजन है, या कांग्रेस की कोई कमी है, वहां कोई नाकामी है? हाउ डू यू सी ये क्यों कांग्रेस इतना लूज कर रही है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 19 से लेके अभी तक उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो मैं कहूंगी मैं तो सोचती हूँ वो शायद 10 टाइम्स बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ गया है कि उन्होंने काम करके दिखाया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, रोड्स देख लो, आप वैक्सीनेशन ड्राइव देख लो, आप ये देखिए, मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है और मैंने पूरे वर्ल्ड से मेरे जो दोस्त बता रहे थे कि क्या दिक्कतों का सामना किया, और हम इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री विथ नो मोर, इतने सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, इतना अच्छा हेल्थ सेक्टर ना होने के बावजूद इतना सक्सेसफुल वैक्सीनेशन ड्राइव। आज कश्मीर की हालत देखिए, 370 हटाने के बाद कश्मीर कितना खुशहाल है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वहां पे स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही है, वहां पे लोगों को लोन मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वहां एजुकेशन पे बात हो रही है, युवा वहां एजुकेशन की तरफ बात कर रहा है। मेरी अक्सर जम्मू में कई लोगों से बात होती रहती है, मैं वहां पे बात करती हूँ, वो बोलते हैं कि पत्थरबाजी बिल्कुल रुक गई है। तो पत्थरबाजी रुकने के पीछे जो मैं समझती हूँ डीमोनेटाइजेशन का बड़ा हाथ रहा, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से वो जो पैसे वहां पहुंचते थे उनके ऊपर रोकथाम हुई। पत्थरबाजी आज कम होने की वजह से कितना टूरिज्म बढ़ गया है कश्मीर में, यहाँ तक कि आप देखिए कांग्रेस पार्टी के ही हमारे राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी छुट्टियां मनाने गई थी। आप सोचिए, विपक्ष अगर वहां छुट्टी मनाने जा रहा है, पिक्चर्स खींच रहा है, तो वाकई कश्मीर बहुत खुशहाल हो गया होगा। तो ये सब आफ्टर 370 ही हो पाया है। फिर मोदी जी की और बहुत बातें अच्छी हैं, जैसे कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, उन्हें महिलाओं को आगे बहुत बढ़ाया है, वो बेटी है बचाओ हमारे पास बेटी सारी पढ़ाओ। डिटेल। उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लिए लोन्स दिए हैं, और एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके यहाँ हुई है सॉरी, वो जो मुस्लिम डिवोर्स लॉ को चेंज किया गया है, जहाँ पे वो सिंगल डिवोर्स को खत्म करके 3 डिवोर्स का किया गया है, तो वो यस, उस डायरेक्शन में तो हुआ है काम। लेकिन मोदी जी के साथ एक और भी चीज जुड़ी हुई है, वो ये कि जी जी प्लीज Let me just complete the women empowerment thing, because that is very important. यस। Actually, worldwide we talk about women empowerment. We only talk about women empowerment, but Modi ji has shown the women empowerment by electing ministers. वहां पर जो उनके हमारे जो ministers हैं, जो कैबिनेट में है, जैसे स्मृति ईरानी जी, निर्मला जी फाइनेंस मिनिस्टर रही, स्मृति जी रही, मेनका जी रही, बहुत सारे जो फीमेल्स हैं, सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छी विदेश मंत्री रही। तो इतने सारे मिनिस्टर्स थे जो महिलाएं थी, और भी महिलाओं को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। अभी 33% 33% रिजर्वेशन भी लाए, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लेके आए, जिससे कि और प्रोत्साहित किया जा सके। और विमेन लेड, ये विमेन लेड गवर्नमेंट है, जहां की महिलाएं इसको आगे लेके जाएं,
चाहे वो कोई सा भी सेक्टर है। तो जो सबसे बड़ी बात है लाल किले से जो उन्होंने बेटियों के लिए बोला, जो आत्मविश्वास, देखिए बोलना सिर्फ बोल देने से नहीं होता, आपको एक विश्वास जगाना पड़ता है। एक मोदी की गारंटी बन गई है इस देश में, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बीच में इतना विश्वास जगा दिया है कि महिलाएं उनको खुल करके वोट देना चाहती हैं। आपने अभी डाइवोर्स की बात करी, मुस्लिम में 3 तलाक उन्होंने अबॉलिश किया। उन्होंने देखा कि मुस्लिम बहनों का इसका बड़ा सामना करना पड़ता था, हर रोज कोई ना कोई केस आ रहा है और मेरी बहनें जो है मुस्लिम बहनें परेशान हो रही हैं, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। आज मुस्लिम बहनें बहुत सारी, चाहे ना चाहे वो खुल के बोले या बंद दरवाजों में बोले, वो इस चीज से बहुत बहुत खुश हैं, क्योंकि वो जो एकदम से उनको पता चलता था अच्छा तलाक 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 हो गया, अब तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अब वो केस काफी हद तक कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही राम मंदिर जब से बना है बहुत ज्यादा ग्राफ ऊंचा हो गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी जी का क्या लेना देना राम मंदिर से। अरे भाई, जिसके शासन में बना उसी का तो लेना देना है ना। तो जब वो प्रधानमंत्री थे तब वो राम मंदिर बना, और सभी यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो चाहे किसी भी धर्म से हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबके मन में एक लालसा है। यहाँ तक कि मैं तो मुस्लिम भाइयों को भी जानती हूँ जिनके मन में ये लालसा है, और वो गए भी हैं, उन्होंने पिक्चर्स में भेजी थी मेरे को कि हम भी राम लल्ला के दर्शन करके आएंगे। तो ये कितना अच्छी बात है कि राम लल्ला को दोबारा से उनका घर मिला, उनको विराजमान किया गया, इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाया जिसको पूरे वर्ल्ड के लोग देखने आएंगे। टूरिज्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, पत्थर इससे जिन्होंने इससे लगाए उनका रिलेटेड व्यापार हमने बढ़ा। हमने हमारे दोस्त हैं, मोहतरम है हमारे, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, वो अभी इंडिया में ही थे, पिछले हफ्ते ही वो वहाँ से गए हैं वापस स्वीडन में, वहाँ पढ़ाते हैं। तो उनसे हमारी बात हुई थी। ही अंडरस्टैंड्स इंडिया वेरी वेल, क्योंकि बड़ा फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। तो ही एडवोकेटेड, ही एक्चुअली साइडेड विद दिस आइडिया कि वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मंदिर के साथ मस्जिद की जगह भी दे दी जो डिमोलिश हुई थी। तो इसके अंदर जो आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो एक एंगर था, वो जो पहले हुआ उसको बाबरी मस्जिद वाले को लेके, वो अब इंडिया से वो चीज बाकी नहीं रही है अभी इस वक्त हिंदुस्तान में, उस वो एंगर। कुछ नहीं है, कोई नहीं, बड़ा अच्छे से लोग बड़ी खुशी से सब वहां रह रहे हैं। मैं तो खुद गई थी अयोध्या, इवन राम मंदिर बनने के पहले भी गई थी और बाद में भी गई थी। जब राम मंदिर अभी नहीं बना था, नवंबर में भी, लास्ट ईयर नवंबर या दिसंबर में मैं गई थी, तभी भी बड़े वहां पर सारे जितने भी पत्थर वाले हैं, वो सभी धर्म के लोग थे, जहां पे वो पत्थर लग रहे हैं, मूर्तियां लग रही है, सब बहुत प्यार से काम कर रहे हैं। और अभी तो जो मस्जिद के लिए जगह दी है, बहुत बड़ी जगह मिली है, वहां पर स्टोन भी रख दिया गया है, फर्स्ट स्टोन भी रख दिया गया है। अभी कोई दैट इज ऐसा सो, माहौल नहीं है, सब दैट बड़ी इज खुश सो है। बरका। देन ये अमेरिका वाले, पाकिस्तान वाले तो चले करते ही हैं, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तनकीद करते हैं, तो वो तो उसको तो आप चले हम साइड पे कर देते हैं कि एक ओल्ड राइवलरी है, जो भी कह लीजिए, तो वो उसमें एक प्रेजुडिस का एलिमेंट है। ये अमेरिका वाले और यूरोप वाले अब वहाँ पे इंडिया में ह्यूमन राइट वायलेशन और वहाँ पे माइनॉरिटी राइट वायलेशन की वहाँ बातें हो रही हैं, तो इसके अंदर सब्सटेंस होगा ना, क्योंकि रिलीजियस एलिमेंट हैज कम इनटू प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। इज दैट नॉट करेक्ट? See, they try to, I would only like to say that the people जो भारत को बढ़ता देख नहीं सकते, प्रोग्रेस करता देख नहीं सकते, भारत ऊंचाइयों में जा रहा है, इनकी टक्कर में आ गया, इट्स वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे, सो दे ट्राई टू क्रिएट अनरेस्ट। these political parties के साथ मिल करके अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी लार्ज पॉपुलेशन में छोटा मोटा कुछ कुछ चलता रहता है, छोटा लेकिन मोटा वहां पे दंगा समझा बुझा के चीजें सही हो जाती हैं। और अगर मैं तो ये कहती हूँ कि क्राइम हैज नो जेंडर, क्राइम हैज नो रिलीजन। अगर किसी ने क्राइम किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए, विदाउट एनी रिलीजन देखे हुए या विदाउट एनी जेंडर देखे हुए। तो जहां पर भी अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो वहां उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और बाकी भारतवर्ष के लोग बहुत खुशहाल हैं,
आगे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पे सारी चीजें जो जो लोग सपना देखते थे कि बाहर अमेरिका में जाएंगे तो ही मिलेगी, वो आज हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं। सब आपके पास है, एक एक ब्रांड यहाँ पर है। यू नेम अ थिंग एंड यू गेट इट हियर। एक मैं आपके साथ मैंने वो शेयर भी किया था लिंक, एक किताब है अशोक मोदी साहब की। किताब का नाम है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इट इज कॉल्ड इंडिया इज ब्रोकन, अ पीपल बिट्रेड, इंडिपेंडेंस टू टुडे। इसमें ये अशोक साहब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये जितनी भी डेवलपमेंट की बात हो रही है इंडिया में, दैट इज वेरी इलीटिस्ट इकोनॉमी। आम आदमी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है। पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड, नॉट इफ नॉट अनएम्प्लॉयड, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। 20%, 23% ऑफ योर एजुकेटेड यूथ इज आउट ऑफ वर्क। और स्पेशली मैं आपको, इफ यू लाइक आई कैन रीड दैट पार्ट टू यू। वो कहते हैं कि जी, we say we want to receive investments moving out of China. We don't ask why China has been so successful in becoming the world's manufacturing hub. The answer lies in a 1983 World Bank report, its first report on China. China had just become a member of the World Bank, having recently come out of its communist phase. Despite the scars inflicted by communism, the report said China starts from an extraordinary base of human development. Life expectancies were high because nutrition levels were good in a pointed comparison with India. The World Bank said China was miles ahead of India in these metrics. How do you see this? Whosoever he is, I don't know his name, जो भी ऑथर है इस बुक के, तो उनकी मेंटालिटी या उनकी सोच या उनका परसेप्शन हो सकता है, वो उनका परसेप्शन हो, मेरा परसेप्शन तो बिल्कुल अलग है। इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया इज ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। रही बात जॉब्स की, जो हर बार ये मुद्दा उठता है, तो मैं आपको बता दूं, जॉब्स बहुत सारी जनरेट हो रही है, साथ के साथ स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम हो रहा है कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करिए, और छोटे बिजनेसेस में भी बहुत ज्यादा मुनाफा है, आप उसके पर भी सोचिए। ऐसा नहीं है कि सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट है। ऐसे ही महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वुमेन बहुत पार्टिसिपेट कर रही है, उनका बहुत पार्टिसिपेशन है हर हर जगह पे। जैसे पापड़ की इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं, अचार, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर किसान बहुत हैं, बहुत सारा जो है फील्ड वर्क है जहां महिलाएं, वर्कफोर्स महिलाएं हैं। आईटी इंडस्ट्री में इतना वुमेन का पार्टिसिपेशन है, आप आईटी इंडस्ट्री में देखिए कितना वर्कफोर्स वुमेन है। तो वुमेन अपलिफ्टमेंट पे बहुत काम हो रहा है। तो भारत तो बहुत खुशहाल है, और इतना जो रोजगार की कमी के बारे में बार बार बोला जाता है, वो रोजगार बन रहे हैं। ऐसे नहीं लाखों लोग मॉलों में से खरीद रहे हैं, रोज इतनी गाड़ियां खरीद रहे हैं। इवन आफ्टर कोविड सबसे ज्यादा सेल हुई है यहाँ पे इंडिया में, गाड़ियां इतनी खरीदी गई हैं, इतना ज्यादा ऑयल कंजम्पशन हो रहा है, पेट्रोल का कंजम्पशन हो रहा है, इतनी बिल्डिंग्स, इतनी प्रॉपर्टीज लोग खरीद रहे हैं। अगर खुशहाली नहीं है, पैसा नहीं है, तो खरीद कैसे रहे हैं? वो पैसे होते तो लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं। जरा ये बताइए कि अच्छा, आपने अभी यू जस्ट मेंशन ये जो दिल्ली में पंजाब से किसान आके 2 दफा आ गए, वो क्या किस्सा चल रहा था? वो व्हाई आर दोज फार्मर्स नॉट हैप्पी विद मोदी जी? Farmers, I myself covered the farmers protests when it both times, and the first time when I went there, तो मैंने जिससे भी पूछा कि भाई लोगों, आप कहाँ से आए हो, तो ज्यादातर वही पंजाब वाले थे, और कहीं कहीं का भी मुझे कोई और नहीं मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को एक बात बताइए, क्या सिर्फ पंजाब के ही लोगों को दिक्कत है यहाँ पे, दूसरे यूपी वाले क्यों नहीं आए? या पूरा पूरा भारत तो इतना बड़ा, राजस्थान पड़ा है, बिहार पड़ा है, इतने सारे खेत हैं सब जगहों पे, वो लोग क्यों नहीं आए यहाँ पर? सिर्फ आप क्यों दिख रहे हो? और मुझे, और आपके ये बड़े बड़े ट्रैक्टर कहाँ से लेके आ, बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से लेके आ, और ये हुक्के क्यों लगा रखे हैं आपने?
उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता था कि वो आए क्यों है। मुझे पूछा ये तो क्यों आए कानून थे? कौन सा गलत है। What was all that show about then? एग्जैक्टली मैंने बोला ये काला कानून तुम लोग कर रहे हो, बताओ कौन सा कानून काला है। There must be some reason now. हाँ, तो दे यूज्ड टू पॉइंट कि उससे पूछ लो, उससे पूछ लो, उससे पूछ लो। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी न्यू कि वो आए क्यों, क्योंकि वो बस नहीं, एक भेड़ चाल है, बस चलना है चलना है चलना है this जिंदगी। sounds totally ridiculous कि वहां से 10-20 हजार लोग आ जाएं और उन्हें यही ना पता हो कि हम क्यों जा रहे हैं। मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू द ग्राउंड रियलिटी कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था। ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता था। देखिए, अगर हमारे को फार्म लॉज में कोई दिक्कत है तो हम बंद कमरों में भी बैठ करके बातें कर लेंगे, हम कृषि मंत्री से बात कर लेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने गेन के लिए ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाती हैं, तब उनका जो, आपको समझ सकते हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। फार्म लॉस की बातें तो Is कम वहां that पे हो why रही थी, Congress भारत is so जोड़ने की बातें ज्यादा। is that why Congress is so popular in Punjab and Haryana? हरियाणा में वो जाट वोट का भी तो एक किस्सा है ना। यू हैव टू हाँ, गो जातियों में आउट। मैंने आपको अभी यही बताया था कि मोदी जी जो है वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेस जो है वो जातिवाद खेल रही है, वो जाति पे खेलती है, वो तोड़ने का काम कर रही है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम देश को जोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। अरे देश तो पहले से जुड़ा हुआ, तुम उसे क्या जोड़ोगे। तुम देश को तो जोड़ने निकले थे, तुमने अपनी पूरी और कांग्रेस तोड़ ली। आज कांग्रेस तितर बितर हो गई, बिखर गई, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। कांग्रेस कहीं है नहीं। आप देखिए रोज 5-5, 6-6 लीडर छोड़ के जा रहे हैं। आखिर अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपके पास सब कुछ है तो मैं आपको छोड़ के क्यों चली जाऊंगी। मैं आपको तभी छोड़ के जाऊंगी जब आपके पास कुछ नहीं होगा, कंगाल हो जाओगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। तो भाई इसके पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूं इसके साथ रह के। आज जो छोड़ रहे हैं वो इसी वजह से जो छोड़ रहे हैं। और जो मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन में डल गए। अरे भाई, आपको जिससे टीआरपी मिलता है आप भी तो वही दिखाते हो ना। तो उनको वहां पे मिल रहा है टीआरपी, उनको वहां पे उनका मूल मिल रहा है, उनको वहां पे काम करने को मिलेगा, उनका व्यक्तित्व और बढ़ा लेकिन बनेगा, वो तो वो वहां पे जा रहे हैं। एक सेकंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस भी तो आ गई है ना। मुलायम जी यादव के बेटे हैं, वो आ गए। और भी इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। वो सेकंड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस इंडिया। तो मतलब ये है कि ये कोई ये टिकट है कि जैसे बॉलीवुड में होता है कि अभिषेक बच्चन आएंगे तो अब मुलायम यादव के साथ बेटे भी आएंगे। ये क्या सिस्टम है? बिल्कुल, आई एम अगेंस्ट नेपोटिज्म, आई एम वेरी अगेंस्ट नेपोटिज्म। ये कभी नहीं होना चाहिए कि एक नेता का लड़का है तो उसको नेता ही बनना है। अब आप ये बताइए, राजीव गांधी हमारे साथ बीच में नहीं, मैं बहुत उनका आदर करती हूँ। तो सोनिया गांधी ने जी ने कितनी 5-6 बार तो राहुल गांधी को लॉन्च कर दिया, रीलॉन्च रीलॉन्च रीलॉन्च। अब अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। पार्टी में कोई और नहीं था क्या? अगर उसे ले आते, आगे ले आते, चेहरा बना देते तो आज कांग्रेस का ये हाल ही ना मनमोहन सिंह जी होता। थे ना। मनमोहन सिंह जी थे ना। लाई तो ये तो नहीं कह सकते। नहीं, अभी राहुल मनमोहन सिंह जी चले गए, काफी अरसा हो गया। अब उसके बाद कितनी बार राहुल गांधी जी के रीलॉन्चिंग कर दिया आपने। राहुल गांधी जी के अलावा किसी को और ले आए होते, आगे फेस बनाया होता, आपने फेस उसको बनाया होता तो आज स्थिति दूसरी होती, ऐसा मेरा मानना है। रही बात जो नेता सोचता है कि मेरा बच्चा भी नेता ही बनेगा, वो गलत है। कैलिबर होना चाहिए आपके अंदर। आप फाइट करिए इलेक्शंस, आप ग्राउंड पे काम करिए, लोगों की सेवा करिए, तो ये सेवा कोई करके फ्लॉप आगे है आइए, आपके ये ख्याल में? मत करिए। ये जो यानी कि क्योंकि ये फिल्म इसलिए फ्लॉप हुई आपको लगता है कांग्रेस की, क्योंकि इसके अंदर नेपोटिज्म वाला हीरो उन्होंने लॉन्च कर दिया। एग्जैक्टली, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए बहुत हमारे ही यहाँ बरका जी हमारे यहाँ एक फीलिंग है। अब उसमें हकीकत तो नहीं कह सकते कितनी है कि नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ताकि हम वो बातें आपसे पूछें और वो हमें पता चले। वो ये कि वहां पे अब इस वक्त हम देखते भी हैं, हमारे प्रोग्राम में भी बाद में देखिएगा कमेंट्स होंगे नीचे, एक बहुत ज्यादा जेनोफोबिया है पाकिस्तान को दिमाग में रख के वहां पे।
यानी एक नफरत अंगेजी का है वो। और वो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ वो नहीं है। इंडिया को लेके बिल्कुल नहीं है किसी के दिल में, क्योंकि मतलब एनिमिटी या राइवलरी एक और चीज होती है, नफरत एक और चीज होती है। वहां पे हमें ये नजर आती है। ये आपको लगता है कि ये कोई बहुत हेल्दी चीज है, इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए? देखिए, जो आप हेट की बात कर रहे हैं, तो उस हेट को मैं तो कहती हूँ कि कभी भी किसी को भी हेट नहीं करना चाहिए। सबको प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि आपको खुदा ने, भगवान ने, प्रभु श्री राम ने आपको जीवन दिया है। उस जीवन को खुशी से जिए, किसी का भला कर सके तो भला करिए, लेकिन एक सुखी तरीके से खुशहाल जिंदगी जिए। उसमें नफरत की कोई जगह ही नहीं है। किसी से भी हम्म। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। नफरत करने हम्म। से कोई समाधान नहीं निकलता। और मैं ऐसा मानती हूँ कि पाकिस्तान को अगर कोई नफरत करता है, तो कुछ हिस्ट्री में ऐसे काम किए थे पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से एक नफरत का माहौल है। जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे लीडर्स भी कोशिश में लगे हुए हैं कि एक फ्रेंडली हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो, तो जब ये हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा तो चीजें बदलेंगी। टाइम लगता है, क्योंकि एक नफरत की दीवार जब बन जाती है तो उससे ढाने में टाइम लगता है। एंड एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। जब आप लोगों की तरफ से भी उधर से प्यार भरे संदेश आएंगे, तो वो इधर से तो भी वही बरखा जी, हो जब जाएगा। दो तरफ के लीडर्स बैठते हैं तो जाहिर है दोनों के पास अपनी अपनी गिले शिकवों की इतनी इतनी लंबी लिस्ट है। 10-10 सफ़े रख के बैठ जाएंगे कि आपने ये किया था, आपने ये किया था, आपने पुलवामा किया था, आपने कलभूषण जाधव भेज दिया, फलाना किया। दोनों तरफ अपनी अपनी एक लिस्ट मौजूद है। अगर नहीं, वो लिस्ट तो यही। मौजूद है। नहीं, लिस्ट तो मौजूद है, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम का नारा सिर्फ मोदी जी ने दिया पूरे विश्व में। उन्होंने तो कहा है पूरा विश्व मेरा परिवार है। जब पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार जो है वो मेरे दिल का हिस्सा है। तो मेरे परिवार के इसका साथ कोई तो कभी तरीका कुछ गलत हो निकालना ही नहीं होगा ना। सकता। इसका कोई तरीका निकालना होगा। इस मैडनेस के ऊपर तो बिल्कुल, स्टोरी पीस एंड। टॉक्स। बरखा जी, इस मैडनेस पे तो स्टोरी एंड नहीं हो सकती कि एक और जंग कर लें और फिर बम फोड़ लें। आई मीन, कोई सेन माइंड इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता, इस आइडिया को किसी भी तरीके से। आप 20 साल बॉर्डर बंद रख लें, 20 साल बात ना करें, पलट के तो बात करनी पड़ेगी ना एक दिन। तो फिर आप वेट कर नहीं लेते नहीं, हैं। हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे अच्छे रिश्ते हो, पीस टॉक्स हो, फ्रेंडली रिलेशनशिप हो। हमेशा भारत ने इसके लिए काम किया है और आगे भी करता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि वो जो वार्तालाप चल रही है, फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हमारे वार्तालाप कर रहे हैं, चीजें बिल्कुल आने वाले टाइम में बेहतर होंगे। हमारे रिश्ते और बेहतर होंगे, ऐसा मैं मानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बरखा जी, आज आपके टाइम के लिए। हम अगली सेटिंग के अंदर आपके वो जो मर्दों के लिए, पुरुष के लिए जो आप कैंपेन कर रही हैं, वो उस पर हम करेंगे डिस्कशन। और कोशिश करेंगे कि जैसे हम आज इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे और हमने डिस्कवर किया कि हम दोनों पंजाबी बोल सकते हैं, तो अगली हमारी बात जो है वो फिर पंजाबी में होगी। तो मैं ठीक है। आज के लिए आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी एंड मच मोर ओवर, फॉर। हमारा वो मुद्दा भी रह गया। आपने तो इतने दूसरे सवाल पूछ लिए, मेरे पास भी मैंने दे दिए। वुमन अचीवमेंट जो किए हैं भारत में, मैं तो सोच के आई वी थी। विल कम टू आई हैड दैट। ब्रॉट अ लिस्ट। सो आई हैड, मेरे पास, आई वाज फुली प्रिपेयर्ड विद See, ऑल। I had brought a list. Look at my papers. I have the same amount of papers. So maybe we can use all this material in our next sitting. We'll continue this talk. Today. Exactly. Actually, I tend to forget names because there's such a lot of, I have a lot of data in my mind. So I tend to forget names. And that is why I had brought the names written, so that I can tell you those names and what all they have I do done. the So I same thought, thing. I do the same thing. I have a very unreliable memory, so I write down everything for myself. It was pleasure talking to actually, you. It was pleasure yeah, talking to same here, you. Harsha ji. And please, I hope you won't edit much. No, not at all. Trust me, this will all go unedited. Take my word on Thank it. you so Thank much. you very much. Okay, ji. Good night. It was a Good pleasure night. talking Khuda to you. Hafiz.
और ख़वातीन हज़रात, आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।